राशियां कैसे बताती हैं लोगों का भविष्य? जो पढ़ रहे हैं वो भी मूर्ख हैं। जैसे मेरे पास अखिलेश जी की वो वाली कुंडली है, वो डेट ऑफ बर्थ है जो असली जो मनाई जाती है ना, जुलाई में बर्थडे, असली बर्थडे नहीं है, वो अच्छा। नंबर 3 वाले व्यक्ति। जुलाई में जो बर्थडे उनका मनाया जाता है वो असली नहीं है? वो असली नहीं है। अच्छा, तो आपके पास जब उनका डेटा है तो क्या 27 में उनके लिए कुछ अच्छे समीकरण बन रहे हैं? क्या वो सीएम बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर हो रहे हैं। महंत आदित्यनाथ जी, मेरा मानना है कि उनके हाथ की लकीरें कहती हैं कि 2027 वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। मेरा मानना है वो पीएम बिल्कुल बनेंगे। तो क्या किसी और राजनीतिक पार्टी का भी उदय आप समझ रहे हैं हो सकता है इस बीच में 27 के चुनाव तक? बिल्कुल दिख रहा है मुझे। विजय थलपति जी और ज्यादा पावरफुल होते दिख रहे हैं। हाथों की लकीरों में बहुत हद तक आगे भविष्य होता है। हाथों की लकीरों में भी है। और ज्योतिष किस प्रकार से इससे संबंध रखता है? बिल्कुल, हाथों की लकीरों में भी है। और जब हम आपकी कुंडली देखते हैं कि 99% कुंडलियां जो हम लेके घूम रहे हैं वो गलत है। अच्छा। हमारी कैलकुलेशन को आप नासा की सैटेलाइट के कैलकुलेशन से मिला लीजिए, एग्जैक्ट सेम। कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला हो सन 2027 में। सोना 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को क्रॉस कर जाएगा। आजकल रिलेशन में जेनजी ज्यादा अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो ये आखिर ज्योतिष को वो क्यों माने? और अगर लव में धोखा मिल रहा है तो इसमें कुंडली किस प्रकार से मदद कर सकती है? बात करें अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ में वर्तमान परिदृश्य में वो कह रहा है कि पहली बात तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने सन 2000 के बाद जन्म लिया है उनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है। चंद्रमा के साथ साथ उनकी कुंडली में राहु का डोमिनेंस है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ये जो काला रंग है ये रंग है राहु का। आज आप देखते हैं हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, यानी राहु के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हो रहा है अब रिलेशनशिप में टॉलरेंस खत्म हो रहा है। फीमेल अगर चाहे मेल की कुंडली लेकर के आपके पास पहुंचे और समझना चाहे क्या ये वाकई सीरियस रिलेशनशिप में है, तो ये भी आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बताती है कि आप लॉयल हैं कि नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने मात्र 5 साल की उम्र से ही आध्यात्मिक शक्तियां महसूस की, जिन्होंने सन 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को पहले ही बता दिया था कि भारत बाहर हो जाएगा, जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सोनिया गांधी कभी पीएम नहीं बन पाएंगी। तो हमारे साथ मौजूद है वेद वाचस्पति, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट डॉक्टर आदित्य पांडे सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सिर्फ मुझे आप शुरुआत हम करते हैं कि आखिर ये राशियां कैसे बताती हैं लोगों का भविष्य, कैसे बता सकती हैं? ये यहीं से शुरू करते हैं आज। पहली बात तो ये कि राशियां और राशिफल नाम का वहम दुर्भाग्य है कि इस देश में फैला हुआ है। देश की 144 करोड़ की जनता और 12 राशियां, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लिखने वाले भी मूर्ख बना रहे हैं और दुर्भाग्य है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी मूर्ख बन रहे हैं। ये जो सुबह हम लोग देखना चालू करते हैं टीवी चैनल, एक राशि, मकर राशि, कर्क राशि, इनका भविष्य ऐसा होगा, लोग इससे अपना दिन शुरू करते हैं और ये सब फर्जी बातें हैं। अब एक काम करिए, पिछले महीने का, पिछले हफ्ते का या पिछले दिन का राशिफल उठाइए, फिर टैली करिएगा क्या आपके जीवन में वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान खेल खेलता है। अगर मैं सुबह आपसे कह दूं आज सावधान रहना, दुर्घटना हो सकती है, पूरे रास्ते आप अलर्ट रहोगे और कहीं ना कहीं जरूर ठुकोगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में है कि ऐसा नहीं करना है। अगर आप कह दें उधर मत देखो, तो व्यक्ति उधर जरूर देखता है। तो यहां पर मनोविज्ञान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 12 राशियां, 144 करोड़ की जनता, कहां तक लॉजिक है? क्या हर 12 करोड़ लोगों के लिए वही चीज होगी? आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही। कैसे हो सकता है और कैसे 3 लाइनों में पूरा भविष्य बताया जा सकता है? मैं ऐसे न्यूज एंकर्स को जानता हूं, ऐसे पत्रकार बंधुओं को जानता हूं जो बताते हैं कि हम ही लोग पलट पलट के चला लेते थे। और हिंदुस्तान में एक ऐसा अखबार है, अंग्रेजी का बड़ा फेमस अखबार है, जो एक ऐसे व्यक्ति का राशिफल छापता रहा जिनकी मृत्यु आज से 40 साल पहले हो चुकी है। अच्छा, गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। और बड़ा फेमस अखबार है। अखबार भी इतना फेमस है जो अपने पत्रकारिता के लिए माना जाता है। हालांकि पीछे अब उनके कुछ विवाद भी आ गए हैं। तो आप सोचिए, मरे हुए व्यक्ति की राशिफल भी छप रहा था, उनकी आत्मा आती होगी और आकर के टाइप करके चली जाती होगी। तो ये दुर्भाग्य है। पीटर विडाल जी नाम के एक ज्योतिषी हुआ करते थे, जिनकी डेथ हो चुकी है। उनका राशिफल बहुत दिन तक चलता रहा। तो क्या हाथों की लकीरों में भविष्य रहता है? बिल्कुल रहता है। अच्छा। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का। क्योंकि आप सोचिएगा एक बात, दुनिया के किसी भी धर्म में
इबादत करने का तरीका अलग है। कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई माथा झुकाता है, कोई इबादत करता है, कुछ क्रॉस फॉर्मेशन करते हैं। पर जब आशीर्वाद देते हैं उनके भगवान या गुरु तो कैसे देते हैं? मोगैम्बो की तरह, ऐसे 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 ऐसे। ये फॉर्मूला कॉमन क्यों है? मतलब डेटा इनपुट तो अलग अलग रूट से हो रहा है, पर जब आउटपुट आता है तो कैसे आता है? क्योंकि हमारी बॉडी का एक मिनी कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल सेंटर कहाँ छिपा है? छिपा है हाथों में। इसीलिए आज भी चाइना में ऐसी विद्या है जहां वो कहते हैं ये हिस्सा दबाओगे तो हार्ट ठीक हो जाएगा, यहां दबाओगे एक्यूपंचर करते हैं ना, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर। तो बिल्कुल वैसे ही हाथ की रेखाएं, हाथ के पर्वत आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। अब प्रश्न एक और आता है, जिनके हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता क्या? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इस विद्या का नाम हस्तरेखा विज्ञान नहीं था, इसका नाम था, है और रहेगा सामुद्रिक शास्त्र। क्योंकि हमारे यहाँ जब समुद्र ऋषि आए समुद्र मंथन में, तो उनके हाथ में जो ज्ञान था वो ज्ञान क्या था? सामुद्रिक शास्त्र। तो ऐसे में भगवान बड़ी प्लानिंग करके चलते हैं। उन्होंने कहा कि मान लो ये कंट्रोल बोर्ड नहीं बन पाया किसी के में, तो बैकअप प्लान मौजूद है। कहाँ? पैर के तलुए में। आप जो ये बातें कर रहे हैं हमारी जेनजी को बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट करते हुए बातें कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट। इसी भाषा को ही जारी रखिएगा, इसी पूरे इंटरव्यू में इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कारण है मेरा हमेशा एक कहना है, पहली बात मैं स्वयं इस जेनजी का ही हिस्सा हूं। दूसरी बात, मैं हमेशा मानता हूं जो भी विज्ञान वर्तमान कालखंड के अनुसार अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता वो फेल हो जाएगा। यू हैव टू अपग्रेड, अपडेट एंड फॉलो द ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। तो मेरा मानना है कि इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, सामुद्रिक शास्त्र में जिनके हाथ नहीं होते उनके पैर तो होते हैं ना। चलिए मान लिया पैर भी नहीं होते, तो आपके गले पर भी वो रेखाएं हैं। अच्छा जी, माथे में है, और आपके माथों में भी वही रेखाएं हैं। तो इसलिए भगवान ने उसी कंट्रोल सेंटर को 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा। जैसे मेरे पास गाड़ी है वेलफायर, मैं बहुत पसंद करता हूं, कारण उसमें वही एक कंट्रोल 3 जगह है। मेरे कायोस्क में भी है, वायरलेस पे, ड्राइवर के पास भी वही फीचर है, और मेरे पास मैनुअली भी है। मतलब अगर मुझे पर्दा ऊपर नीचे करना है तो उसके 3 जगह कंट्रोल सेंटर दिए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही उस चित्रकार ने, उस डिजाइनर ने भी जब हमारी डिजाइनिंग करी तो एक ही इंफॉर्मेशन को 3 जगह कोडिफाई करके डाल दिया, ताकि एक जगह का डेटा डिलीट हो जाए तो चिंता न करना, बैकअप हार्ड डिस्क है। अच्छा, वो थोड़ी सी वाली कहानी बताइए जो भी मैंने शुरुआत में आपके इंट्रो में मैंने इस्तेमाल की। सन 2007 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने पहले कह दिया भारत बाहर हो जाएगा। वैसे खैर ऐसे तो बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स बोल देते हैं टीम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, लेकिन आपने एक बात और कही, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी, या इससे जुड़ी हुई कोई और अच्छी भविष्यवाणी जो आपको खुद चौंका गई होगी, जो आपके मुंह से निकला हो और वही सही हुआ? मुझे याद है कि तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी हुए इस देश में। जब तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी थे तो वो उस समय जेल से बाहर निकले ही थे, और वो मुझे बाकायदा फीस दे करके बुलाया करते थे। अच्छा। तो मैंने तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी से हमारी भेंट हुई तो उन्होंने हमको गांधी परिवार की पूरी कुंडलियां दे दी। क्योंकि अक्सर लोग हमसे ये भी पूछ लेते हैं, आपके पास असली कुंडली कैसे हो सकता है ऑनलाइन वाला डेटा हो? नहीं, मेरे पास असली कुंडली है। जैसे मेरे पास अखिलेश जी की वो वाली कुंडली है, वो डेट ऑफ बर्थ है जो असली, जो मनाई जाती है ना जुलाई में बर्थडे, असली बर्थडे नहीं है, वो नंबर 3 वाले व्यक्ति हैं। जुलाई में जो बर्थडे उनका मनाया जाता है वो असली नहीं है? वो असली नहीं है, वो रिकॉर्ड है। कब उनका असली बर्थडे? ये मैं नहीं शेयर करूंगा। अच्छा। मैं अपने किसी भी क्लाइंट का डेटा पब्लिकली नहीं शेयर। अच्छा, तो आपके पास जब उनका डेटा है तो क्या 27 में उनके लिए कुछ अच्छे समीकरण बन रहे हैं? क्या वो सीएम बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? बहुत अच्छा प्रश्न है। जुलाई 2022 में एक निजी चैनल पर मैंने अपने प्रिय शिष्य और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एंकर शेखर सुमन जी के सामने कहा था कि 2027 में अखिलेश यादव ताकतवर हो रहे हैं, सत्ता के बहुत करीब आ रहे हैं, पर सत्ता भी उनके हाथ में मुझे नहीं दी। 27 में नहीं आएगी। 32 में अखिलेश यादव जी बहुत ताकतवर होंगे, और 34 में वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। क्यों? क्योंकि अभी लगता नहीं है कि आगे 10 सालों तक, जब तक योगी जी, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में विराजमान है, जब तक उनको कोई छू भी पाएगा। ये कैसे संभव होगा? किस प्रकार की, आपने कभी आपसे बात करते होंगे तो आपने उनको कोई सलाह दिया है, मशवरा किया आपने? आप देखिए, ऐसा है, मैं ये कहने की ना तो मैं क्षमता रखता हूँ ना मैं कहूँगा इसको, क्योंकि कारण है कि मैं ये शेयर नहीं करूंगा। अच्छा। करते नहीं करते मैं दोनों स्थिति में बिल्कुल न्यूट्रल दिखूंगा आपको। मेरा बस इतना कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े महाराज महंत आदित्यनाथ जी, मेरा मानना है कि उनके हाथ की लकीरें कहती हैं कि 2027 वो सत्ता में वापस आ रहे हैं। अच्छा। और साथ, क्योंकि उनकी कुंडली किसी के पास नहीं है, उनकी कुंडली शायद जहां तक मेरे पास जानकारी है उनके पास स्वयं भी नहीं है, पर उनकी हाथों की लकीरें और
उनके नाम की एनालिसिस कहती है कि 27 में वो सत्ता में वापस आ रहे हैं, और सिर्फ वापस नहीं आ रहे हैं, बहुत प्रचंड 27 के बाद नहीं, बहुमत तो देखिए मार्जिन मैंने आपसे बोला कम हो रहा है इस बार, पर 27 के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले मतलब करने क्या वाले पीएम बन हैं। सकते हैं, सीधे बोलिए ना आप। मेरा मानना है वो पीएम बिल्कुल बनेंगे, बन सकते हैं नहीं, सकते हैं पे काम नहीं करता, ज्योतिष में सकते हैं, सकता है नहीं चलता, बनेंगे। परंतु ये कहना कि वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के सक्सेसर हैं, मैं ये डिसएग्री करता हूँ। मेरा मानना है मोदी जी के बाद एक और नाम है, और उसके बाद माननीय महाराज जी हैं। तो माननीय महाराज जी तो बुलडोजर नीति के माध्यम जो उनका इतना ज़्यादा फेमस हुआ, अभी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गाना नहीं गा सकता, मैं बुलडोजर चला सकता हूँ। तो वो खुद भी बुलडोजर को इतना ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा आगे जाकर के बुलडोजर के बारे में बात करते हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो सक्सेसर नहीं है? ऐसा क्या उनके अंदर आपने देखा है? क्योंकि आपको, या फिर अगर नहीं है तो किसी को तो देखा होगा, कोई गडकरी जी को या फिर किसी को, मेरा पीएम के आगे देख रहे हो आप? मैं 3 ऐसे नाम देखता हूं जिनको कि मैं भारत का मोदी जी का सक्सेसर के रूप में प्रधानमंत्री देखता हूं। पहला मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस, यस। दूसरा मैं देखता हूं नितिन जयराम गडकरी जी, और तीसरा मैं देखता हूं अश्विनी वैष्णव जी को। तो आपने इनका चेहरे में सामुद्रिक शास्त्र क्या ज्ञाता है? कुछ तो चेहरे में आपने इनके पढ़ा होगा। बिल्कुल पढ़ा है, तीनों में तभी बता। आगे कुछ ऐसा योग बैठा आपने देखा जरूर होगा, शायद इनमें से कुछ की मेरे पास कुंडली भी है और शायद सबकी है। तो सक्सेसर यही है, इन तीनों में से ही कोई एक पीएम अगला, मुझे यही लगता है, क्योंकि अच्छा ये अलग टर्म पूरा करेंगे। आप अच्छा खासा ग्रहों के ज्ञाता हैं, तो अभी लास्ट टाइम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जेन जी से जब बात की थी, बहुत क्लोजअप वाला चेहरा अपना दिखाया था। तो हम लोग तो देख रहे होंगे उसमें जो वो ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे जेन जी को, लेकिन आप लोगों ने कुछ और देखा होगा, निश्चित रूप से देखा होगा। बिल्कुल देखा है। मैंने 2013 में अंग्रेजी के बड़े एक लोकप्रिय अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें लिख दिया था कि मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये वाला टर्म पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उस पर भी आ रहा हूं। उसके बाद समय आया 2019 का, जनवरी 2019, 3 राज्यों में बीजेपी हारी थी। मैंने भविष्यवाणी दी थी, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, सर्च कर लीजिए, कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे, और सिर्फ सत्ता में नहीं आएंगे, 2/3 मेजोरिटी में आएंगे, एग्जैक्ट 2/3 मेजोरिटी थी। उसके बाद समय आया जुलाई 2022, शेखर सुमन जी के साथ ही उसी शो में मैंने बोला था मोदी जी सत्ता में वापस आएंगे 24 में, मगर सीटें कम हो रही हैं। और मेरी दूसरी भविष्यवाणी का जो हिस्सा है उसमें है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। आपके पॉडकास्ट में मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूं कि मोदी जी इस बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले और हैं। आप सोचिएगा, जनवरी 2024 में मेरे पास एक राष्ट्रीय स्तर के एंकर का फोन आया था, बोले ना हो तो वीडियो हटा दिया जाए, क्योंकि अयोध्या में जो इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 350 सीटें आएंगी ही आएंगी। आपने कहा सीटें कम होंगी। मैंने कहा वही है, कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इंतजार करते हैं, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप। अच्छा, बात करते हैं अभी जो हाल में अभी घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के साथ में घटा, इतना बड़ा आंदोलन जेन जी ने कर लिया, तो इसकी कोई आपने भविष्यवाणी की थी क्या? और उनका इस्तीफा हो जाएगा, इसकी कोई भविष्यवाणी आपने? इस्तीफे की भविष्यवाणी मैंने नहीं की थी, मैं उसका क्रेडिट नहीं लूंगा। परंतु 2025 में दिसंबर में मेरे एक बहुत प्रिय शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, मनोज जग्यासी जी, एक न्यूज चैनल में, वो भी बहुत सीनियर पद पे हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था 2026 साल है नंबर 1 का, नए राजा आने वाले हैं, और इस बार वो राजा युवाओं में से होंगे, युवाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, युवाओं का रोल बहुत बड़ा होने वाला है 2026 में, और इस देश का जो युवा है वो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाला है। तो अभिजीत दीपके को आप राजा कह रहे हैं? मैं राजा नहीं बोल रहा, राजा मैं बोल रहा हूं, कोई एक नया राजा आने वाले हैं। नए राजा मैंने बोला जैसे नितिन नवीन जी, बीजेपी के अध्यक्ष, आप देखिए बिल्कुल यंग नाम, मतलब जो नाम किसी ने सोचा नहीं होगा, लिस्ट में शायद कल्पना में 1 से 10 छोड़ दो, 1 से 100 में नहीं होगा। यंग व्यक्ति आया है, यंग लीडर्स आए। ईरान में अचानक जो वहां के राजा थे उनकी डेथ हो जाती है, नए राजा मिले। हमारे यहाँ विजय थलपति आए, किसी ने सोचा था? वहां तो 2 ही पार्टी की पॉलिटिक्स थी, अचानक एक नई पार्टी आती है, यंग चेहरा आता है और वो डोमिनेट करता है। वही आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी, वही आप देख रहे हैं मोहनलाल यादव। तो मेरा मानना है और भी नए चेहरों के लिए तैयार रहिए, यंग चेहरे आएंगे, यूथ आएगा। इस बार आप ध्यान दीजिए, पहली बार कॉमनवेल्थ में हमारा परफॉर्मेंस शानदार गया है।
उसके बाद आज तक का सबसे अभूतपूर्व परफॉर्मेंस है। इसरो ने इस बार जो टीम बनाई, बता रहे हैं जो भी लेटेस्ट अचीवमेंट है, उसमें एवरेज एज हमारे बच्चों की 28 साल है। जो साइंटिस्ट हैं जो वहां पे ग्रुप है, मतलब कोई 50 साल वाले नहीं है। पहले कहते थे ना, अरे भैया इंडिया में तो बूढ़े बूढ़े साइंटिस्ट होते हैं। नहीं, वी हैव अ यंग टीम। और मेरा मानना है 2026 2027 दोनों में ये युवा बदलाव लाएंगे। जहां तक आपने दीपके जी की बात करी, बहुत अच्छी बात है। 29 सितंबर को उनका जन्म हुआ, मास्टर नंबर 11 है। मास्टर नंबर 11 की खासियत होती है बहुत अड़ियल होता है, लगन का पक्का होता है, जो ठान लेता है करके रहता है, उसको आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। परंतु ये कहना कि क्या कभी वो राजनीति में बहुत सफल होंगे, मुझे डाउट है। मुझे लगता है वो सोशल रिफॉर्मर के रूप में सफल रह सकते हैं, क्योंकि 2027 साल है नंबर 11 का, यानी कि दीपके जी को बहुत बड़े बड़े बदलाव 27 में भी लाने हैं और उसमें एक अभिन्न हिस्सा बनना। अच्छा, बात करते हैं वो चंदा चोरी वाला जो मामला भी इतना ज़्यादा प्रचंड तरीके से चलता रहा, जिसमें भाजपा की कहीं ना कहीं चीचा लेदर भी मानी जाती हो गई। तो चंदा चोरी संबंधित जितने लोग भी इसमें शामिल थे, तो ये आगे इन लोगों का क्या, जो आप इसमें जिसमें आप माहिर हैं, निश्चित रूप से आपने अपने अनुसार जरूर चेक किया होगा। बिल्कुल किया है, और मैंने हिंदी के बहुत लोकप्रिय चैनल हिंदी खबर पर ही ये बात बोली थी कि अब ध्यान रखना, गुरु हो गए अतिचारी। मंगल और गुरु का प्रभाव है इस साल, यानी कि बहुत सारे देवालयों के राज खुलने वाले हैं, बहुत सारे देवालयों में चोरी पकड़ी जाने वाली है। देखिए, जहां तक बात है चोरी की, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि क्या हुआ है, वो राजनीतिक मामला और सब जुडिस है। पर जहां तक बात आती है, आप ध्यान दीजिएगा, आपके लोकल मोहल्ले के मंदिर में भी चोरी होती है। कभी लोटा गायब होता है, कभी बर्तन गायब होते हैं, चोरी होती रहती है, भगवान के मुकुट गायब हो जाते हैं, मुकुट गायब होते हैं। परंतु 2026-27 का ये जो साल आया है, ये बहुत सारे मंदिरों को क्लीन करने आया है, स्वच्छ करने आया है। अभी रिसेंटली पता चला सिद्धि विनायक में 45 लोगों को निकाला गया है। और अभी तैयार रहिए, बहुत सारे इसी तरह के जो बड़े मंदिर हैं, जहां लोगों की बड़ी आस्था है, वहां पर भी जो आघात कर रहे थे चुपचाप, उनको पकड़ में आना है। और मेरा मानना है कि 2027 यानी कि ये जो संवत हमारा पूर्ण होगा, जब तक ये पूर्ण होगा, जितने भी इसमें खिलाड़ी हैं वो सब श्री कृष्ण जन्मस्थली में दिखाई देंगे। अच्छा, भगवान कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, मथुरा जेल में। हाँ, मैं हमेशा कृष्ण जन्मस्थली बोलता हूँ, थोड़ा यूनिक लगता है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि शायद अब आगे आप बताने वाले हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में अब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। आपका इशारा सही है और मेरी भविष्यवाणी भी है। मैंने हिंदी खबर पे ही ये बात एक बार बोली भी थी कि काशी के बाद मथुरा की बारी, मथुरा में भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, सकारात्मक चेंज देखने को मिलेगा। अच्छा, तो क्या किसी और राजनीतिक पार्टी का भी उदय आप समझ रहे हैं हो सकता है इस बीच में, 27 के चुनाव तक में या इसके बाद? जैसे कॉकरोच जनता पार्टी अभी जिस प्रकार से निकल के आई, मैं उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता पहली बार। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन क्या इस प्रकार से कोई एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है मुझे। विजय थलपति जी और ज्यादा पावरफुल होते दिख रहे हैं। साथ में मैंने, उनके लिए बहुत मुश्किल है नॉर्थ को कब्जा करना। हम नॉर्थ को कब्जा नहीं बोल रहे, वहां भी हो सकता है उनका होल्ड और तगड़ा हो जाए। अभी तो वो बहुत बॉर्डर पे हैं, उनकी इस बार जो मेजोरिटी है वो इतनी मजबूत नहीं है, हो सकता है अभी और ताकतवर हो जाए। दूसरा, अगर हम बात करें तो मैंने भविष्यवाणी दी थी, आपके चैनल से फिर दे रहा हूं कि 2004 बदलाव का दौर था, भारत की कुंडली में चेंज आया था जी अचानक। 2014 10 साल बाद फिर एक चेंज आया। अब विकास 18 साल का होने वाला है। कब? 2032 में। तो मेरा मानना है कि भारत की कुंडली में 2032 में फिर एक बड़ा चेंज आ रहा है, यानी कि एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन के लिए 2032 में तैयार रही है। अच्छा, बात थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा, जिस प्रकार से राशियों के बारे में आपने कहा कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं है, और हाथों की लकीरों में बहुत हद तक आगे भविष्य होता है। हाथों की लकीरों में भी है, और ज्योतिष किस प्रकार से इससे संबंध रखता है? बिल्कुल, हाथों की लकीरों में भी है। और जब हम आपकी कुंडली देखते हैं तो पहली बात तो कुंडली में एक सबसे बड़ा फ्रॉड पता है कहाँ हो जाता है आपके? कहाँ? आपसे पूछा जाता है कि अपने जन्म के बारे में जानकारी दो, तो आप क्या जानकारी देते हो? नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और स्थान। हमने स्थान पूछा, आप बताते क्या हो? शहर का नाम। शहर का नाम। जैसे आपने कहा बांदा, बांदा में आपका जन्म हुआ, पर मैंने जन्म स्थान पूछा था। अच्छा। जन्म नगर नहीं पूछा था। तो जन्म स्थान में क्या बताना चाहिए? तो मुझे आपके उस अस्पताल का नाम चाहिए जहां आपका जन्म हुआ। अस्पताल या फिर अस्पताल से इसका क्या संबंध है? एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एग्जैक्ट डिग्री से कुंडली बनाइए।
या फिर अगर आपका जन्म किसी गांव में हुआ है तो उस अच्छा। तालुका, उस ब्लॉक का नाम बताइए, उसके निकट कोई मंदिर होगा, कोई स्थान होगा, हम गूगल पे सर्च करेंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट से कुंडली बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ कहाँ थे? वो थे अयोध्या नगरी में, राजमहल के अंदर, वहां कुंडली बन रही थी। जब आचार्य लंकेश ने अपने पुत्र का बनाया कुंडली, तो कब बनी? लंका में, महल के अंदर। आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है कि 99% कुंडलियां जो हम लेके घूम रहे हैं वो गलत है, इसीलिए भविष्यवाणियां गलत होती हैं। कारण कि सब जनरलाइज्ड एनालिसिस है। मैं तो फेमस हूं डेट ऑफ डेथ लिखने के लिए, मैंने डेट ऑफ डेथ लिखी लोगों की। कब लिख पाएंगे आप? जब आपके पास सटीक गणना होगी। तो ऐसे में सिर्फ 12 राशियों तक मेरी ज्योतिष नहीं चलती। मेरी ज्योतिष है 12 राशि, 27 नक्षत्र, उसके 4 चरण, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। और सिर्फ एक लग्न चक्र से काम नहीं होता, D1 से D60 तक हम टोटल 67 चार्ट देखते हैं। 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, ये जो आजकल सो कॉल्ड एस्ट्रो वाले AI ऐप ज्ञान दे रहे हैं, नो डाउट वो आपकी कैरेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छी कर सकते हैं, परंतु भविष्यवाणी नहीं दे सकते। भविष्यवाणी देनी है तो डिटेल्ड गणना करनी पड़ेगी, कुंडली की या हाथ की या नंबर्स की, तीनों की हम सहायता लेते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एग्जैक्ट टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, हाथ तो है ना, हाथ से पता चल जाएगा। बिल्कुल पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और ये बताइए, मेरे अंदर एक रोचकता आई अभी एकदम से सवाल। जैसे आपने कहा ना किस हॉस्पिटल में हुआ है, आपने टाइम बताया, माँ बाप ने बताया या बच्चे ने बताया जो आपके पास कुंडली लेकर के आया है, हम उस टाइम को भी रेक्टिफाई करते हैं कि 5:35 पे हुआ है। अब इसको भी सही बताता हूँ। अगर सेम समय में 5:35 पे 2 बच्चे पैदा हों, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसे है, एक सिम कार्ड 2 आधार नंबर पे अलॉट नहीं होगा। जिस दिन ऐसा हो गया, प्रकृति का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। परंतु हाँ, जो ट्विंस होते हैं उनकी कुंडली में लगभग 90 सेकंड का अंतर होता है। क्योंकि 90 सेकंड में नवांश बदल जाता है। नवांश, लग्न भी शायद बदल जाता है। नवांश, लग्न नहीं, नवांश में D60 में चेंज आ जाता है। और ट्विंस की जिंदगी ये खासियत होती है, 90% ट्विंस के जीवन में हर घटना 3 साल से कम के अंतर पे होती है। अगर एक बीमार हुआ है तो 3 महीने के अंदर दूसरा बीमार होगा। अगर एक के गले में चोट लगी है तो दूसरे के भी 3 महीने के अंदर लगेगी। 3 साल से ज्यादा का अंतर नहीं होता उनके जीवन की ज्यादातर घटनाओं में। अच्छा, ये भी और एक समय में 2 बच्चे नहीं पैदा हो सकते? कभी नहीं हो सकते। एक समय एक ही अस्पताल में 2 बच्चे कभी जन्म नहीं लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल ऐसे होगा कि एक मोबाइल नंबर 2 आधार कार्ड से लिंक हो। संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, आपके कभी नहीं अनुसार। होगा। तो फिर आज की आधुनिक साइंस ज्योतिष से कैसे मेल खाती है, कैसे आज मैच करती की है? आधुनिक साइंस ज्योतिष से पूरी तरह मेल खाती है। क्योंकि हम बात करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स की, हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की। अच्छा। हमारी कैलकुलेशन को आप नासा की सैटेलाइट के कैलकुलेशन से मिला लीजिए, एग्जैक्ट सेम है। अगर हम कह रहे हैं कि बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया है, आकाश में आप उस समय नासा की सैटेलाइट से दिखवा लीजिए, एक्चुअली शिफ्ट हुआ है। अच्छा, डिग्री, मिनट, सेकंड तक आप ये समझ लीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा संप्रदाय है और समाज, हम उसे संप्रदाय कहते हैं। क्योंकि आज भी हम, पता नहीं क्यों लोग कहते हैं ना मुसलमान एक धर्म है, इस्लाम धर्म है। मैं उसे धर्म नहीं मानता, संप्रदाय मानता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि भाई आज आप 3000 साल तक तो ये हो, 3000 साल पहले क्या थे? सही बात है। जैसे वो आई थी ना पिक्चर अमर अकबर एंथनी, सबके पिता कौन थे? सबके पिता एक रामलाल जी थे। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी बात है आप इस्लामिक संप्रदाय के हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप देखते हैं ईद के लिए चांद। पर क्या आपको मालूम है, मैं आपको अगले 1000 साल की ईद की तारीख निकाल के दे सकता हूं। क्योंकि जिसे आप ईद कहते हैं, हम उसे नवीन चंद्र दर्शन कहते हैं। नवीन चंद्र दर्शन यानी नया चांद कब दिखेगा, उसे कहते हैं द्विज का चांद। जब द्विज का चांद दिखा जाता है तो तीज को ईद मना ली जाती है। तो आप मुझसे कहें कि मैंने तो जा करके किसी भी मस्जिद के ऊपर दूरबीन लगा के चांद नहीं देखा, मैंने कैसे बता दिया? क्योंकि ये एक प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अच्छा। मेरा मानना है टू बी अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू शुड बी अ मैथमेटिशियन। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, बुरा ना मानिएगा, आप ज्योतिषी बन ही नहीं सकते। कैलकुलेशन ही नहीं होगा, आगे आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे उसको, चीज़ों को आगे जा करके। इसीलिए अच्छा, अर्थव्यवस्था और क्रिकेट बॉलीवुड में कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला हो सन 2027 में, मेरा मानना 26 है लास्ट तक या 27 तक जी, कोई मेरा बहुत बड़ा सरप्राइज बताइए। बिल्कुल आने वाले हैं। मेरा मानना है कि सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का रेट 2026-27 में क्रॉस कर जाएगा। अच्छा, ये कैसे आप लोग जान जाते हैं? एक चीज़ और मुझे जानना है, जैसे आप, मैं अपना अगर आपसे भविष्य पूछूं तो मेरे हाथ की लकीरों में आप देख लोगे, चेहरे में देख लोगे, पैरों में देख लोगे, कुंडली में देख लोगे, सोने में ये सब कहाँ होता है? सनातन इन चीज़ों को कैसे आप पकड़ते हैं? यस, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको
महामारी के बारे में देखना होता है हाँ। डॉक्टर्स को। भाई आपकी बीमारी तो आपके पैथ रिपोर्ट से आएगी, पर महामारी कैसे जान जाते हैं कि हो रही है? हाँ बिल्कुल सही बात। क्योंकि जब उनके पास एक ही जैसे सिमिलर सैंपल्स 10,000 लोगों के आते हैं और एक ही जैसा इन्फेक्शन होता है तो क्या बोलते हैं? महामारी हो गई है, कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल और सही। फिर उन पे एक सैंपल डेटा टेस्ट किया जाता है कि ये लैब रैट्स होते हैं, लैब रैट्स के बाद ह्यूमन टेस्टिंग होती है, उसके बाद दवाई आपको दी जाती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोला गया। ज्योतिष में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं मेदिनी ज्योतिष, यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, जो बात करती है वसुधैव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड इज माय होम, पूरी दुनिया मेरी है। वहां पर हम बात करते हैं दुनिया की, हम बात करते हैं प्रकृति की, हम बात करते हैं प्राकृतिक मेटल्स की, हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की, हम बात करते हैं दुनिया में हो रहे प्राकृतिक बदलाव की। जैसे मैंने बोला था, मेरी भविष्यवाणी थी सोने के बारे में भी, मैंने पहले भी बताया है कि सोना, और आज भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं, सोना 5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम को क्रॉस कर जाएगा 2030 में, क्योंकि सोना देवगुरु बृहस्पति की गति से चलता है। जब भी जुपिटर में ट्रांजिट आएगा तो सोने की डिमांड बढ़ेगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी गुरु अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट करते हैं या अपनी इकोनॉमिक साइकिल को शिफ्ट करते हैं, गुरु प्लैनेटरी वैसे तो करते हैं, पर हम आपको साधारण भाषा में बोल रहे हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से उठ के दूसरी जगह खिसकना शुरू करते हैं तो लोगों के दिमाग में क्रोध का एलिमेंट बढ़ जाता है, ईगो बढ़ जाती है। अच्छा। अब जब ईगो बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा तो क्या होगा? विवाद। विवाद जब मुंडेन यानी बड़े स्तर पे होगा तो क्या होगा? युद्ध। युद्ध होगा तो क्राइसिस बनेगी, क्राइसिस बनेगी तो घूम फिर करके इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट में भी हूं, हाँ हाँ, इसी में असर आएगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक है। जैसे मैंने 2020 में भविष्यवाणी की थी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे, मेरा बड़ा मजाक बनाया गया, अमेरिका तक में ट्रोल किया गया, आज भी वो वीडियो मौजूद है। मुझसे लोगों ने कहा गुरुजी वीडियो हटा दो, हमने कहा नहीं, अगर हम सटीक भविष्यवाणी देते हैं और उसके बाद भी हम गलत होते हैं तो हम वो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है हमसे गणना में गलती हुई हो, हमें गलती स्वीकार करनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए एक साइंटिस्ट जो कहता हो 100% ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा, उनके में भी चांसेस ऑफ एरर होते हैं, स्टैंडर्ड एरर होते हैं। पूर्व की चीजें छोड़ देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, अब आगे की भविष्यवाणी बताइए जो थर्ड टर्म में वो दोबारा जैसे बनेंगे, मैंने नहीं ट्रंप के बनेंगे। बारे में उसी समय कह दिया था कि ट्रंप सत्ता में आएंगे और इस बार जब वो आएंगे वो बहुत एग्रेसिव होंगे। इस बार भी आएंगे, अगली बार भी नहीं, अगली बार नहीं, वही जो 24 वाला कार्यकाल है, और वो कार्यकाल पूरा करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे हैं 26 में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, ट्रंप अंकल हटने वाले हैं। नहीं, सत्ता नहीं जा रही है। उनका सिग्नेचर देखिए क्या शानदार सिग्नेचर है, बहुत एग्रेसिव, खच 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 करके लिखते हैं, देखिएगा कभी ऐसा लगेगा जैसे बच्चे बचपन में घास बनाते थे, या फिर फ्लक्चुएट होती हुई हार्ट बीट, खच खच धक 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 धक, बिल्कुल वैसे लिख करते हैं। उनका सिग्नेचर बताता है कि बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत डोमिनेटिंग हैं, और साथ में उनको दुनिया में सिर्फ एक ही चीज आता है, व्यापार। व्यापार, कोई दोस्ती नहीं, कोई नाता नहीं। हाँ, एलन मस्क के साथ उन्होंने क्या किया था सबने देखा ही। वो है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ट्रंप अंकल वो हैं, जहां मौका मिलेगा उसको भी ठग लेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यापारिक रिश्ते बनाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब थोड़ा जेनजी से जुड़ी हुई। बिल्कुल ठीक करिए। है, प्यार आजकल रिलेशन में जेनजी ज्यादा अपना समय व्यतीत कर रहा है, तो ये आखिर ज्योतिष को वो क्यों माने, और अगर लव में धोखा मिल रहा है तो इसमें कुंडली किस प्रकार से मदद कर सकती है उसकी? पहली बात तो जेनजी के लिए भी हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं आपका भाग्य बदलने वाला हूं, मैं आपको दिशा बताने वाला हूं। बिल्कुल ऐसे है, जब आपको कहीं जाना होता है तो गूगल मैप देखते हो ना, बिल्कुल सही है। तो जिंदगी का गूगल मैप डॉक्टर आदित्य पांडे है। फॉलो करना ना करना तुम्हारी मर्जी, नहीं फॉलो करोगे रीरूटिंग बोलूंगा, फिर भी नहीं मानोगे कह दूंगा रॉन्ग लोकेशन, रॉन्ग एड्रेस, बिल्कुल यू आर स्टक। फॉलो कर लोगे सही दिशा में, जल्दी पहुंच जाओगे। दूसरी बात आती है लव लाइफ की। तो लव लाइफ में अगर बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में बात करें अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ में वर्तमान परिदृश्य में हो क्या रहा है कि पहली बात तो ज्यादातर बच्चे जिन्होंने सन 2000 के बाद जन्म लिया है उनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है। चंद्रमा के साथ साथ उनकी कुंडली में राहु का डोमिनेंस है। अच्छा, अब ये राहु कैसे डोमिनेट कर रहा है, हाँ, सही बात इसको है। आप सोचिएगा। ये बताइए मोबाइल की स्क्रीन का रंग क्या होता है? मोबाइल की काला, हाँ काला, लैपटॉप काला, काला, डेस्कटॉप काला, काला ही होता है। एलईडी स्क्रीन काला, कोई और रंग की नहीं हो सकती थी। सही बात है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ये जो काला रंग है, ये रंग है राहु का, ये रंग है टेक्नोलॉजी का, ये रंग है लेटेस्ट रिसर्चेस का। तो ऐसे में
ये काला रंग अब सबके जीवन में धीरे धीरे आता जा रहा है। आज आप देखते हैं हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, यानी राहु के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा हो रहा है अब रिलेशनशिप में टॉलरेंस खत्म हो रहा है, ट्रस्ट खत्म हो रहा है। और हर व्यक्ति, बताता हूं, और हर व्यक्ति लेटेस्ट अपडेट चाहता है। बिल्कुल वैसे है ना बिल्कुल वैसे है ना, जैसे आपने किसी के साथ चैटिंग करी, आपको 3 सेकंड में पसंद नहीं आया, आपने ब्लॉक मार दिया। बिल्कुल सही है, हाँ ऐसे ही होता है। क्या असलियत में भी हम लोग जब किसी के साथ बैठते थे तो ऐसे ही करते थे? नहीं, क्योंकि अब हमारे अंदर सहनशीलता खत्म हो रही है। आज आप ध्यान देंगे, फेसबुक ने सबसे पहले रील्स दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है पोस्ट से ज्यादा रील्स हिट होते हैं, क्योंकि पब्लिक के अंदर अब ज्यादा लंबे समय तक किसी का भेजा बकवास सुनने की आदत नहीं है। जनता भी ना हर 10 सेकंड नई जानकारी चाहती है। हाँ, 10 सेकंड में तो वी वांट द लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा मन का कारक है। अच्छा, तो सबका चंद्रमा अब फ्लक्चुएटिंग है। जैसे चंद्रमा देखो बढ़ता है फिर घटता है, तो वैसे अब सबके मन में विचार आ रहे हैं। नतीजा टॉलरेंस खत्म, एडेप्टेबिलिटी खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। और जब ये तीनों खत्म तो फिर रिश्ते टिकेंगे क्या? इनको टिकाने का सबसे अच्छे 2 उपाय हैं, मेरा मानना है। देखिए, बाकी तो साइकोलॉजिस्ट अपना ज्ञान देंगे, डॉक्टर अपना ज्ञान देंगे, हम ऐसे ज्योतिषी ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि कारण क्या, बहुत से लोग ये कहेंगे तो क्या हम डॉक्टर से बात ना करें, तो क्या हम साइकोलॉजिस्ट से ना करें? बिल्कुल करिए, पर जब ज्योतिषी बोल रहा है तो उसकी भी सुन लो। तो मेरा बस इतना कहना है कि यदि संभव हो तो चांदी के गिलास में पानी पी लिया करो। अच्छा, क्या होगा? चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। आप याद करो, हमारे यहाँ पहले के ज़माने में ऋषि मुनि लोग मिट्टी के पात्र में चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का डाल के पानी पीते थे, तो रत्न जल कहते थे उसको, तो वो पिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, कोशिश करो रात में सोते समय ये राहु भगवान से थोड़ा दूर रहो, यानी रात में सोते समय मोबाइल को सिराने मत रखो, क्योंकि राहु के पास तो इतना ही हिस्सा है ना, और आपने उसी में मोबाइल भी रख दिया, यानी राहु हावी हो जाएंगे। तो स्क्रीन काली की जगह ब्लू कर लें तो आजकल वॉलपेपर से चेंज हो जाती है चीजें। वॉलपेपर तो चेंज कर दोगे, स्क्रीन तो ज्यादातर ऑफ ही रहती है ना हमारा, उसका हाँ, तब तो ब्लैक दिखेगी वो। तो मैं कह रहा हूँ, जिस दिन हमारे विद्वान वैज्ञानिक स्क्रीन का रंग बदल करके लाल पीला हरा कर देंगे, शायद राहु भगवान का प्रभाव कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक पार्टनर अपने सीरियस रिलेशनशिप में है किसी के साथ, फीमेल पार्टनर के साथ, तो फीमेल अगर चाहे मेल की कुंडली लेकर के आपके पास पहुंचे और समझना चाहे क्या ये वाकई सीरियस रिलेशनशिप में है, तो ये भी आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बताती है कि आप लॉयल हैं कि नहीं। और अच्छा। इसका आप लॉजिक समझिएगा, बड़ा मजेदार। स्पर्म्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। शुक्राणु। शुक्राणु, अच्छा। मंगलाणु क्यों नहीं कहते? स्पर्म। हाँ, स्पर्म्स। हाँ, जो पुरुषों के स्पर्म होते हाँ, हैं उनको शुक्राणु क्यों कहते हैं? सूर्य अणु, बुध अणु, मंगल अणु, चंद्र अणु क्यों नहीं बोलते? लॉजिक वाली बात है, शुक्र जुड़ा है इसमें। क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जुड़े हैं। अच्छा, क्योंकि शुक्र से संबंधित है। तो अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र भगवान अशुभ कारक है, अस्त हैं, नीचस्थ हैं, 6, 8वें या 12वें बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना ज्यादा अधिक है। यस, ऐसे ही एक और बात बता देता हूं, आपने माताओं बहनों के साइकिल सुने हैं? यस। उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पीरियड्स। दूसरा शब्द मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल सुना है ना? हाँ, हाँ। कितने दिन के होते हैं? 27 दिन के। चंद्रमा भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 27। चंद्रमा 14 दिन, 15 दिन कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बेसिकली इनका नाम मेंस्ट्रुअल नहीं था, इनका नाम था मूनस्ट्रल साइकिल। चंद्रमा से संबंधित हैं। जब कुंडली में चंद्रमा होगा खराब तो माताएं बहनों को पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम आएगी। आप उपचार उसका भी आप कर सकते हैं। मेरी पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, जो पागल होते हैं उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लूनाटिक। लूनाटिक। लूना क्या है? चंद्रमा, साइंटिफिक नाम है भाई। लूनाटिक। लूनाटिक, क्योंकि जिनका लूना डिस्टर्ब्ड है वो लूनाटिक है। समझ में आया? अच्छा। यानी कि जिस मेडिकल साइंस को आप पढ़ते हैं उस मेडिकल साइंस की भी ओरिजिन कहाँ है? ज्योतिष में, वेदों में। इसीलिए कभी मौका मिले तो गूगल पे जाइएगा, डालिएगा एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूल, डाल के देखिए 1 मिनट के लिए, फटाफट डालिए। अच्छा, गूगल पे जाइए, डालिए एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूल, देखिए क्या लिख के आता है। एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूड, क्या आया? अभी थिंकिंग कर रहा है वो। क्या लिखा? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। नहीं, वो तो लिखा, उसने लिखा क्या? एस्ट्रो न्यूट्रिशन लिंक्स जोडियक साइंस प्लानिटरी। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए इमेजेस पे चले जाइए। अच्छा। जब आप इमेजेस पे जाएंगे तो आपके सामने एक इमेज आती है जिसमें वो कहेगा
एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूड गलती से कर दिया उसने, एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर फूल डालिएंगे अच्छा, तो गूगल पे एक शब्द आया, इसको पढ़िए, इस कोट को क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। He who does not understand astrology is not a doctor but a fool. बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है, हाँ, मतलब बड़ी डॉक्टरों बात का अपमान है। बहुत बड़ी बात किसने लिखा है ये स्टेटमेंट, पढ़िए उनका नाम क्या लिखा है, हिपोक्रेट्स। कौन थे ये? मॉडर्न मेडिकल साइंस के भीष्म पितामह, अच्छा। मेडिकल साइंस के जनक हिपोक्रेट्स कहते हैं he who does not understand astrology is not a doctor but a fool। कितना खतरनाक स्टेटमेंट दिया, मैं इससे एग्री नहीं करता, परंतु आपको नहीं लगता है अजीब है? बिल्कुल सही बात, अजीब है। आज एक बच्चा जब एमबीबीएस करता है तो आपको पता है वो किसकी शपथ लेता है? हिपोक्रेट की, हिपोक्रेटिक ओथ। वो हिपोक्रेट्स ये कहते थे, इसका मतलब वो भी ज्योतिष को मानते थे, क्योंकि अपने जमाने के महानतम ज्योतिषी थे वो। और वो कहते थे कि जब पेशेंट देखने आए, कोई आए आपके पास, तो पहले उसकी नाड़ी देखो, उसके नक्षत्र देखो, कुंडली देखो, और फिर उसका उपचार करो, इलाज परफेक्ट होगा। एक और स्टेटमेंट है नहीं हिपोक्रेट्स जी का, उसको भी सर्च कर लीजिए चाहे तो, लिखिए हिपोक्रेट्स का स्टेटमेंट है, फिजिशियन एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, लिख लीजिए तो भी आएगा। अच्छा। वो स्टेटमेंट क्या कहते हैं? वो कहते हैं अ फिजिशियन विदाउट अ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ अ फिजिशियन। यानी कि एक चिकित्सक अगर उसे ज्योतिष नहीं आती तो अपने आप को फिजिशियन ना कहे। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि कारण क्या है कि बहुत से ऐसे मेडिकल क्षेत्र के लोग होंगे जो सोचेंगे डॉक्टर आदित्य पांडे हमारा अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं मेडिकल साइंस की पूरी इज्जत करता हूं, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई ऐसा ज्योतिषी मिले जो मेडिकल साइंस ना जानता हो तो जान लीजिएगा वो अल्पज्ञानी है। और जब आपको कोई डॉक्टर मिले जो दावा करे कि मैं ज्योतिष नहीं मानता, तो उनके सामने ये स्टेटमेंट लगा दीजिएगा, मुझे लगता है शायद उनके विचार थोड़े बदल जाएंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए पंडित जी, मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है जो अभी आपसे बातचीत करने की मुझे दौरान आई, मुझे समझ में आया कि दुनिया की हर एक चीज़ को बहुत हद तक ज्योतिष प्रभावित कर रही है। तो भारत सरकार या आप लोग पीछे रह गए, या आखिर क्या कमी रह गई कि आप भारत सरकार से अपनी डिमांड नहीं रख सकते कि सरकारी अगर कोई भी कामकाज हो रहा है, कोई भी निर्णय लेना है, तो एक बार ज्योतिष से क्यों नहीं संबंध बनाए जाते अच्छे? ज्योतिष मंत्रालय क्यों नहीं बनाया जाता इस प्रकार का? और आगे जाकर के दुर्भाग्य है कि आज तक ये नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ज्योतिषियों से ही जो है गणना की थी, तभी आज़ादी तो हमें 14 तारीख को मिल गई थी। क्योंकि सुनते हैं ऐसा कि ब्रिटिश जो एक्ट था उसमें लिखा था कि 14 तारीख को भारत को ले लेना पड़ेगा, तो 14 तारीख को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, और 14 की मध्य रात्रि 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू फ्रीडम। किसने बोला? पंडित नेहरू ने। रात को 12 बजे उन्होंने भारत को आज़ादी ली थी, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने भी उस समय दैवज्ञों से, ज्योतिषियों से कंसल्ट किया था। और इसीलिए शायद आज भी भारत में जब भी कोई एक्ट पास होता है तो उस एक्ट को तारीख से नहीं लिखा जाता, शक संवत से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, तो आज तो सनातन की सरकार है, तो फिर आज क्या कमी? नेहरू जी उस समय ज्योतिष से सलाह मशविरा कर सकते हैं, तो ये सनातन को मानने वाली सरकार क्यों नहीं आप लोग आगे लाते हैं? बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं इस सरकार का, क्योंकि सनातन के लिए जितना प्रयास इस सरकार ने किया है, शायद ऐसा प्रयास पीछे कभी नहीं किया गया। परंतु हाँ, ये दुर्भाग्य है, और मैं अनुरोध करूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, अगर वो इसको सुने और उन तक ये जानकारी पहुंचे, तो प्लीज़ ज्योतिष के लिए भी कुछ ऐसा कर दीजिए। मेरा विश्वास है और वादा है कि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ एसेट के रूप में साबित होंगे। अच्छा, वापस रिलेशन में आते हैं। अगर टॉक्सिक जो रिलेशनशिप अगर बार बार किसी लड़के के जीवन में आ रहा है, तो इसमें ज्योतिष किस प्रकार से रोल निभा सकता है अपना? अगर उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, या उसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो उसके साथ क्या होगा? बार बार इमोशनल चीटिंग होगी, रिलेशन बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, फिर अचानक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसा अगर आपके साथ भी बार बार हो रहा है, तो कृपा करके एक बार हमसे संपर्क करिए, कंसल्ट करिए। हम आपकी कुंडली से, आपके हाथ से, आपकी न्यूमरोलॉजी से आपको एग्जैक्ट और सटीक उपाय बता देंगे। पर सॉरी टू से, मेरे पास कोई भी जेनरिक रेमेडी नहीं है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे आजकल बहुत सारे रिलेशन में देखे जाते हैं कि ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है? ब्रेकअप के बाद लोगों को अपने पार्टनर को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे भूल पाएंगे, कैसे जिएंगे आगे?
तो इसको लेकर के कुछ ज्योतिष में उपाय है कि कुछ ऐसा आप रत्न बता दें उनको या ऐसा कुछ चीज बता दें जिसको वो पहनने मात्र से अपने एक्स को भूलने में उनको मदद मिले? उपाय बिल्कुल हैं, अचूक उपाय हैं, असरदार उपाय हैं, पर समस्या एक ही है, जेनरिक उपाय नहीं है। अच्छा। हमारे पास जेनरिक ट्रीटमेंट नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो गली मोहल्ले के ज्ञानी जन मोती पहना देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब शादी नहीं होती है तो पुखराज पहना देते हैं, जब व्यापार नहीं चलता तो पन्ना पहना देते हैं। कृपा करके एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसे है कि जब आपके दांत में दर्द होता है तो आप लौंग चबा लेते हो, थोड़ा ज्यादा दर्द होता है तो मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से दवाई मिल जाती है। हाँ, परंतु बुरा ना मानना, जब दांत में कीड़ा लग जाता है तो जा करके एक एक्सपर्ट की चेयर पे लेटना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो कृपा करके हमारी भी एक्सपर्ट गाइडेंस ले लो, नहीं तो ये जो एआई वाले भगवान है ना, ये आपको फंसा देंगे। क्योंकि अभी एआई से कुछ लोगों ने कुंडली मिलाई, कुछ लोगों ने पुणे में मिलाई। हाँ, कोई मैं आपसे पूछने वाला था, केतन और वाला जो कांड हुआ था, उस कांड में उनके बताया गया था कुंडली मिली हुई है और 27-28 गुण करीबन मिले हैं। अब उसकी जगह उन्होंने अगर मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, अगर कॉल रिकॉर्ड सिया के पहले चेक कर लिए होते, जो पुलिस ने बाद में चेक करके उसके प्रेमी कातिल को पकड़ा, तो शायद ये स्थिति ना होती। इसलिए जेनजी आप लोगों का भरोसा थोड़ा कम कर पाता है, कर रहा है। जेनजी की कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है उसके पास सही जानकारी नहीं है। कुंडली मिलान और नक्षत्र मिलान दो अलग चीजें हैं। खाली 27 नक्षत्र को सॉफ्टवेयर से मिला करके गुण निकाल लेने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं जहां 32 गुण मिले, डिवोर्स हो गया। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं जहां 5 ग्रह मिले मात्र गुण, और वो शादियां बढ़िया चल रही हैं। मेरे पिताश्री ने जब मेरी कुंडली मेरी पत्नी से, यानी होने वाली पत्नी से मिलाई थी, और मैंने जब वो कुंडली शादी के बाद देखी, क्योंकि पिताजी की बात तो काट नहीं सकता, मैंने विवाह के लिए हाँ बोल दिया, परंतु बाद में दैवज्ञ हूं तो बट ऑब्वियस क्यूरियोसिटी जागती है ना। तो मैंने कहा कि यार एक बार अपना ज्ञान तो देख लें। देखा तो हमने कहा 7 गुण मिल रहे हैं खाली। तो हम पहुंचे पिताजी के पास, हमने कहा क्या मिलाया था? बोले क्यों चिंता करते हो, नवांश देखो, तुम्हारी गणना है, तुम्हारा ही तरीका है, षष्ठ्यांश देखो, D60 देखो, भावस्फुट देखो। मैंने देखा बहुत शानदार कुंडली है। तो ऐसे में कृपा करके सिर्फ कुंडली मिलान के नाम पर नक्षत्र मिलाना बंद कर दीजिए। आपकी चल रही है मैरिज लाइफ, आपकी शानदार मैया के आशीर्वाद से, और मुझे पूर्ण विश्वास है अच्छी ही चलेगी। तो मेरा यही कहना है कि इंपॉर्टेंट है कुंडली मिलान, न कि नक्षत्र मिलान। वो सॉफ्टवेयर से मात्र नक्षत्र मिला रहे हो, और उसको मिलाने के लिए बुरा ना मानना 20 रुपए का पत्रा मिलता है, जाकर खरीद लो, खुद ही मिला लो। अच्छा, कुंडली में ये भी लिखा होता है कि आपका ब्रेकअप होगा, पैचअप कब होगा, ये सब सारी चीजें भी कुंडली के माध्यम से पता की जा सकती हैं। कुंडली में ये लिखा है कि आपके कितने रिश्ते होंगे। अच्छा। कुंडली में ये लिखा है कि आपके कितने रिश्ते टिकेंगे। अच्छा। कुंडली में ये लिखा है कि आपकी कितने विवाह होंगे। देखिए रिश्ते और विवाह में अंतर है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, रिलेशनशिप यस और मैरिज। इसीलिए मैं जितने बच्चों का जन्म सन 2018 के बाद हुआ है, उनकी कुंडली में विवाह के बारे में भविष्यवाणी देने से पहले डरता हूँ। डरता क्यों? क्योंकि सबकी कुंडली में 2 से अधिक विवाह के योग आ रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है? लिव इन रिलेशनशिप होंगे, जिसको कि जो आपका समाज है वो मैरिज के टैग दे देगा। तो शादियों से ही लोगों का आजकल जेनजी का तो दिमाग ही हट चुका है। बिल्कुल शादी करते नहीं है, लिव इन में रहते हैं, बस अपना जीवन गुजारते हैं। सरकार को भी कानून बनाना पड़ गया। यस, जो वर्तमान में सामाजिक शादी है, मेरी इस पे भी भविष्यवाणी है, आप ही के पॉडकास्ट पे आज दे देता हूँ। 2030 के बाद मैरिज नाम का इंस्टीट्यूशन भारत में खतरे पर है। यानी कि कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, हमारे बच्चे बोलेंगे शादी में हमें ठिंगा इंटरेस्ट नहीं है। एंड अगर आपको बच्चे चाहिए तो करण जौहर जी ने किया था, एकता कपूर जी ने किया है, तुषार कपूर ने किया, हम भी कर देंगे। क्या चिंता कर रहे हो? वंश बढ़ाना है ना, बढ़ा देंगे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी द जेन ज़ी डज नॉट वांट टू हैव दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहीं ना कहीं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना चाह रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा वो दखियानुसीपन से दूर हटना चाह रहे हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं वो जब अपने आसपास इतनी ज्यादा मैरिड लाइफ में तनाव देखते हैं, तो उनको लगता है जब करने से इतना बवाल है तो क्यों करें। भाई वही बात है ना, जिस फोन के रिव्यू पहले से खराब है, काहे को खरीदें वो फोन? पहले रिव्यू देखें ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, ये मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर प्रेमी प्रेमिका की कुंडली नहीं मिल रही है, लेकिन वो दोनों प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं, तो क्या उन्हें शादी करना चाहिए या नहीं? 99.9% उनकी कुंडली मिल रही होगी। हो सकता है नक्षत्र ना मिल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और कुंडली नहीं मिल रही है। मैंने कहा ना, कुंडली मिल रही है, कुंडली मिल रही है, नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं। फिर वही प्रॉब्लम समझिए। अल्प ज्ञानी, शून्य ज्ञानी, पीले कपड़े पहनकर टीका लगा करके
बहुत सारा ज्ञान पहुंचा रहे हैं। और आजकल तो यूट्यूब यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम बिल्कुल यूनिवर्सिटी सही है। PhD बैठे हैं लोग, जो शायद रियल लाइफ में हाई स्कूल फेल हो जाएंगे। डॉक्टर आदित्य पंडित जी, अगर आप कुछ युवाओं से कहना चाहें, लास्ट में कोई सवाल, कुछ जो उनके मन में सवाल उठ रहे होंगे, उनके जवाब वो आप तक कैसे पहुंचे, किस प्रकार से पहुंचे, लास्ट कुछ बोलना चाहें जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो फिर जैसे अच्छी परफ्यूम शेयर करते हो ना, या फिर अच्छा वीडियो शेयर करते हो ना, तो कोशिश करके हमारा वीडियो भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो बस कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट भेजिए, हमारा जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ आदित्य पांडे जी, जिनसे हमने बहुत सारे सवालों के जवाब जाने, पॉलिटिकली बहुत सारे सवाल पूछे। अच्छा, डॉक्टर आदित्य पांडे बोलो तो लोग पहचानेंगे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदित्य पांडे जी, जिनसे हमने बहुत सारे सवाल पूछे, पॉलिटिकली बहुत सारे सवाल पूछे, जेनजी में, प्यार में, रिलेशन में, और आगे बहुत सारी भविष्यवाणियां जिन्होंने आज हमारे पॉडकास्ट में की। इसको देख करके आपको कैसा लगा, अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। धन्यवाद।